आज जो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो है रोटेशन थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये जो टॉपिक है ना, रोटेशन थ्योरम इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अक्सर इसमें मैंने देखा है अपने 10 साल के अनुभव से कि बच्चे इसमें हमेशा परेशान रहते हैं। वो ढंग से लगा ही नहीं पाते, उनको समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है, किन वेक्टर्स को रोटेट करना है, किन वेक्टर्स को रोटेट नहीं करना है, एंड सो एंड सो फोर्थ। तो ये लेक्चर मैं बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करूंगा और इस टॉपिक में लगभग एक्सपेक्ट कर लो आधे घंटे से ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बनाने की कोशिश करूँगा, अगर उतना समय लगता है तो, है ना? तो पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है? और पार्ट 2 में आई विल टेक कपल ऑफ एग्जांपल्स आल्सो जस्ट टू मेक थिंग्स मोर क्लियर। मगर ये वो टॉपिक है जिसमें ना अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। पहले बात तो कॉम्प्लेक्स नंबर से ही परेशान रहते हैं, ऊपर से रोटेशन और आ गया, है ना? देखो करना क्या एग्ज़ैक्टली मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात है ना, आप इस चीज़ को समझो, बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ाऊँगा, ध्यान सुनना। कि मान लो जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है? ये रियल एक्सिस होती है, आपको पता ही है, कोई इमेजिनरी एक्सिस होती है, ठीक है? तो अगर मान लो ये पॉइंट Z1 है, अच्छा ये तो आई एम एक्सपेक्टिंग, ये तो पता ही है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पॉइंट रिप्रेजेंट करता है, राइट? और से ये वाला पॉइंट है Z2, एक पॉइंट है Z1, एक पॉइंट है Z2, है ना? अगर मैंने आपसे कहा, अब देखो लिखने के 2 तरीके हैं। कोई बच्चा लिखेगा, एक बच्चा लिखेगा Z1 माइनस Z2 और एक बच्चा लिखेगा Z2 माइनस Z1। तो पहले इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहले वो देखो। जब आप Z1 माइनस Z2 लिखते हो ना, Z1 माइनस Z2 का मतलब होता है ये फाइनल है, ये क्या है, इनिशियल है। मतलब आपको Z2 से शुरू करना है एंड आपको Z1 की तरफ आना है, तो पॉइंट्स तो यही रहेंगे, मगर Z2 से शुरू करना है, Z1 की तरफ आना है, तो ऐसा एरो आएगा, Z1 माइनस Z2, है ना? एंड अगर Z2 माइनस Z1 लिखा किसी बच्चे ने, तो ये Z2 है, ये क्या है, Z1 है, तो Z2 माइनस Z1 का एरो ऐसे आएगा, सबसे पहला पॉइंट। एंड नीडलेस टू से, चाहे Z1 माइनस Z2 लिखो, चाहे Z2 माइनस Z1 लिखो, वेक्टर का लेंथ जो होगा दोनों ही केस में क्या होगा, सेम होगा। तो इसका भी हम कई बार यूज करेंगे, है ना? अगर मॉडल्स के अंदर बंद कर दिया ना, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि आपने Z2 माइनस Z1 लिखा है या Z1 माइनस Z2 लिखा है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना? सेकेंड पॉइंट ये है, बिफोर वी स्टार्ट रोटेशन थ्योरम, सेकेंड पॉइंट ये है कि जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर Z होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर Z होता है, तो मान लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर है Z 3+4 आयोटा, है ना? 3+4 आयोटा, तो वो एक पॉइंट डिनोट करता है 3,4, ठीक है? इसकी एक पोलर फॉर्म भी होती है, आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, और इसकी एक आइलर फॉर्म भी होती है, आइलर फॉर्म, है ना? तो अगला पॉइंट ये है कि हम पहली बार ई पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ ध्यान रखना, यहाँ पे आयोटा कितना है, √(-1), एंड थीटा शुड बी अ रियल नंबर। अगर थीटा रियल नंबर नहीं है ना, तो हमें दिक्कत है, ठीक है? अगर ऐसा होता है कि ई पावर आयोटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, देन वेयर आयोटा इज √(-1), थीटा इज रियल नंबर, तो जो ई पावर आयोटा थीटा की जो लेंथ आती है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, विच इज नथिंग बट 1। तो मतलब मुद्दे की बात ये है कि ई पावर आयोटा थीटा इज यूनिमॉड्यूलर, है ना? उसका लेंथ 1 आता है, तो ई पावर आयोटा थीटा इज यूनिमॉड्यूलर। अब मान लो, अब ना मान लो कि आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, ठीक है ना? आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने क्या करा, आपने ना उसका आइलर फॉर्म लिखा, ठीक है? ई पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, एंड थीटा इज अ रियल नंबर विच इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है? तो अभी क्या है, अगर अभी आपने से फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कहीं पे Z होगा, ठीक है?
अच्छा, बाय द वे, थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। अगर सिर्फ मैंने थीटा लिखा है ना, इसका मतलब मैंने कहीं पे ये नहीं माना कि थीटा नेगेटिव नहीं हो सकता। थीटा नेगेटिव भी हो सकता है ना, हो सकता है थीटा माइनस पाई बाय 4 हो जाए। ठीक है, तो मान लो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड, है ना, तो ये लेंथ आर हो जाएगी, ये एंगल कितना है, थीटा है। अब आपने क्या करा, रिमेंबर थीटा नेगेटिव भी हो सकता है, थीटा पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप मैंने एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनाओ जेड स्टार। क्या कर दो, ये जो पुराना कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, इसको आपने ई पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फा रियल है ना, तो इट इज नथिंग बट जेड इंटू ई पावर आयोटा अल्फा। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये बन जाएगा आर इंटू ई पावर आयोटा थीटा प्लस अल्फा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया जेड स्टार, जो ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आया जेड स्टार, है ना, इसका लेंथ तो अभी भी क्या आ रही है, मगर जो जेड स्टार का जो आर्गुमेंट है वो बन गया थीटा प्लस अल्फा। लेंथ अभी भी आ रही है, ध्यान रखना, लेंथ चेंज नहीं हुआ है ना। तो अभी जैसे मैंने बताया, थीटा और अल्फा नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो क्लियर बात है कि अगर अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है ना, अगर अल्फा ग्रेटर देन जीरो है, तो मतलब आर्गुमेंट बढ़ गया है, थीटा प्लस अल्फा हो गया, आर्गुमेंट बढ़ गया है। तो जो रोटेशन हुआ है ना, वो हुआ है एंटी क्लॉकवाइज। मैं दोनों केस बना के दिखा दूंगा। रोटेशन बाय एंगल अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, और अगर अल्फा नेगेटिव है तो रोटेशन तो अभी भी हुआ है, कितने एंगल से रोटेशन हुआ है, रोटेशन बाय एंगल अल्फा क्लॉकवाइज, मगर वह क्लॉकवाइज घूमे। ध्यान रखना, अगर ई पावर आयोटा अल्फा से मल्टीप्लाई करा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का लेंथ चेंज नहीं होता है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं दोनों केस बना के दिखाता हूँ कि अगर अल्फा पॉजिटिव था तो मान लो ये था जेड, ठीक है, ये एंगल इनिशियली था थीटा। तो अल्फा अगर पॉजिटिव है ना, तो वो यहाँ पहुंच जाएगा, इट विल गेट रोटेटेड बाय एंगल अल्फा। ये कब होगा, ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया जेड स्टार, कब होगा, जब अल्फा क्या हो, पॉजिटिव, है ना। मगर अगर अल्फा नेगेटिव है, ठीक है ना, ये एंगल कितना है, थीटा। अगर अल्फा नेगेटिव है ना, तो जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, वो यहाँ पहुंच जाएगा, जेड स्टार कितने एंगल से रोटेट होगा, अब ये वाला एंगल हो जाएगा, रोटेशन ऑफ एंगल इज अल्फा लेस देन जीरो। मतलब अगर अल्फा पॉजिटिव होता है ना, अगर अल्फा पॉजिटिव होता है तो रोटेशन अपन को एंटी क्लॉकवाइज लेना है। अल्फा अगर नेगेटिव है तो रोटेशन अपन को क्लॉकवाइज लेना है। मुद्दे की बात बस यही है। अगर अल्फा क्या है, ध्यान रखो, अल्फा पॉजिटिव है तो अपन कैसे रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। अल्फा अगर नेगेटिव है तो कैसे रोटेट करेंगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब मेन दिक्कत क्या आती है, देखो मेन दिक्कत क्या आती है, मैं समझाता हूँ। बच्चे अक्सर से, फॉर एग्जाम्पल, ये ज़्यादा छोटा हो गया, ओके देखो, यहाँ तक तो ठीक है। चलो छोटा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मान लो ये एक पॉइंट पी है, मान लो पॉइंट पी अपन ले लिया √3, 1, ठीक है। और मान लो इसको मैंने रोटेट कर दिया पाई/4 से ना, तो पहुंच गए पॉइंट क्यू पर। तो आपसे कहा जाए भी क्यू बताओ, फाइंड क्यू, है ना, फाइंड क्यू, रेडी, बढ़िया है। तो देखो कैसे करोगे, सबसे पहले ना ओपी का लेंथ निकालो। कैसे निकालोगे, ओपी का लेंथ आ जाएगा नीडलेस टू से
2 है ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 का स्क्वायर का पूरे का रूट है ना, 2 आ जाएगा। अच्छा ये एंगल कितना होगा, अगर ये एंगल से फाई था, सो हाउ मच इज टेन फाई, 1/√3, सो फाई इज पाई/6। तो पॉइंट पी पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर रहा होगा उसकी आइलर फॉर्म क्या होगी, आर इंटू ई पावर आयोटा पाई/6। ठीक है, अब आपको करना, आपको क्यू पे जाना है। अगर आपको क्यू पे जाना है तो आपको पाई/4 से रोटेट करना पड़ेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। अगर आपको पाई/4 से रोटेट करना है इस कॉम्प्लेक्स नंबर को तो करना क्या पड़ेगा, आपको पाई/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मगर पाई/4 पॉजिटिव लेना पड़ेगा। क्यों पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर क्यू का आएगा ना वो ये आने वाला है, ये तो पाई/6 है इंटू ई पावर आयोटा पाई/4, सो 2 इंटू ई पावर आयोटा पाई/4 प्लस पाई/6, ये आंसर है ना। इसको कर लेना सिंप्लीफाई। ठीक है, अब जो मेन दिक्कत आती है वो यहाँ पे आती है, देखो बच्चों से क्या मेन दिक्कत है, मैं थ्योरी समझाता हूँ। मेन दिक्कत यहाँ पे आती है, मान लो चलो यहाँ तो ठीक है, आसान आसान सा था, लेंथ भी इक्वल था। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है Z1, ये एक पॉइंट है Z2, एंड से ये एक पॉइंट है Z3, और तुम देख सकते हो मैंने जो लेंथ लिया ना, लेंथ अनइक्वल लिया है, लेंथ मैंने अनइक्वल लिया है ना, और मान लो ये एंगल थीटा है एज शोन। ठीक, अब दिक्कत क्या है, अब आपको बोला जा रहा है कि Z1 Z2 Z3 को रिलेट करो, है ना। ये है मेन रोटेशन थ्योरम, हाउ टू रिलेट Z1 Z2 Z3। अब मैं अक्सर बच्चों को क्लास में क्या बोलता हूँ कि आप ना हमेशा क्या करो, आप हमेशा ना पहले वेक्टर्स बना लो जो आपको पसंद है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने मान लो ऐसे वेक्टर्स बना लिए, ठीक है, मैंने ऐसे वेक्टर बना लिए। ठीक है, अगर ऐसे वेक्टर बना लिए तो ये वाला वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ये वाला वेक्टर लिखा जाएगा Z2 माइनस Z1, ये वाला वेक्टर क्या लिखा जाएगा Z3 माइनस Z1, है ना। अब क्या करो आप, है ना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाओ। तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होगा, Z2 माइनस Z1 अपॉन इसका लेंथ। तो क्या हो गया आपके पास, है ना, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आ गया। ठीक है, अब है ना इसको ई पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जब आपने इसको ई पावर आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई करा तो ये जो यूनिट वेक्टर था, ध्यान रखना ई पावर आयोटा थीटा मल्टीप्लाई करने पर लेंथ चेंज नहीं होता है, तो ये वेक्टर थीटा से रोटेट करके यहाँ पहुंच जाएगा, मगर अभी भी लेंथ कितना होगा उसका 1। तो यानी मेरे को इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल गया। तो लिख दो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे, ये आपका रोटेशन रोटेशन थ्योरम हो गया, है ना। कई बार टेक्स्ट बुक में ऐसे भी लिख देते हैं, पावर आयोटा थीटा, है ना, ऐसे लिख देते हैं कई बार इसको। और उसको याद करने के तरीके, अपने आपने इनिशियल वेक्टर किसको बोला है, Z2 माइनस Z1 को आपने इनिशियल वेक्टर को रोटेट किया है। तो नॉर्मली मैं क्लास में ऐसे बताता हूँ, ये होता है फाइनल वेक्टर, ये क्या बन गया इनिशियल वेक्टर। इनिशियल से मेरा मतलब है जिस वेक्टर को आपने रोटेट किया है, बराबर मॉड ऑफ फाइनल वेक्टर मॉड ऑफ इनिशियल वेक्टर ई पावर आयोटा थीटा। ये आपका रोटेशन थ्योरम हो गया, ठीक है ना। और इसमें एक केस और भी आता है, जैसे से फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें ना एक पॉइंट और मैं डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे ना एक बार इसमें कई बार बच्चे इस सेंस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर, जैसे ना एक पॉइंट देखो, जैसे Z1 है Z2 है, ये मान लो Z3 है, गलत बन गया। ठीक है, Z3 है ना। अब है ना कई बार बच्चों को डाउट ये आता है, सर आपने एरोज बनाए सेम डायरेक्शन में बनाए, क्या मैं एरो ऐसे बना सकता हूँ, एक इधर एक इधर। सच तो ये बिल्कुल बना सकते हो, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता।
क्यों नहीं बनता? देखो, करना है क्या मैं बताता हूँ आपको। अगेन सारा खेल यूनिट वेक्टर का, रोटेशन का है। करना है क्या, देखो, आपने इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाया, क्या बनेगा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर? जो आप एज पर योर एरो, ठीक है। और आपके हिसाब से ये वाला वेक्टर क्या बनेगा? क्योंकि आपने इस बार एरो ऐसा लिया है, तो इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? यहां तक समझ में आया? अब है ना, अब रही बात थीटा, अच्छा ये एंगल थीटा था, तो करना क्या है देखो। अब है ना, दो तरीके हैं। अगर ये एंगल थीटा था, दैट मीन्स ये एंगल थीटा था, तो मैग्नीट्यूड में ये वाला एंगल कितना था? पाई माइनस थीटा। और ये पूरा कितना था? पाई प्लस थीटा, है ना। अब देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब है ना, इसको दो तरीके से लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो ध्यान से। मान लो मैंने इसको रोटेट करना, ये मेरा इनिशियल वेक्टर है, मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ। तो इनिशियल वेक्टर को मैंने रोटेट करा। अब मैंने रोटेट करने के दो तरीके हैं, या तो मैं ऐसे रोटेट करूँ पाई प्लस थीटा एंगल से, या मैं ऐसे रोटेट करूँ पाई माइनस थीटा एंगल से। मगर मुझे पता है, अगर मैंने एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा तो मुझे पॉजिटिव लेना पड़ेगा, और अगर मैंने क्लॉकवाइज रोटेट करा तो मेरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो अगर मैंने मान लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा, तो कितने एंगल रोटेट करूंगा? पाई प्लस थीटा से। और ये किसके बराबर आएगा? उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। और किसी बच्चे ने अगर कहा सर क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं इस बार ऐसे रोटेट करना चाहता हूं, तो ऐसे कितने एंगल से रोटेट करोगे? पाई माइनस थीटा से। मगर रोटेट कैसे कर रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज, तो नेगेटिव साइन आपको टांगना पड़ेगा, आयोटा नेगेटिव साइन टांगना पड़ेगा। यानी किसके बराबर आएगा? इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। क्या ये दोनों सही है? हाँ, ये दोनों सही है, इनमें कहीं कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना। मगर ऐसा फालतू काम करे क्यों, जब सिंपल सिंपल हमारा डायरेक्शन से काम चल जा रहा है। ऐसे एक, अगर हम एक ही डायरेक्शन में एरो ले रहे हैं, उससे हमारा काम चल जा रहा है, तो हम फालतू काम करें क्यों ना, ऐसी अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटीज मत बढ़ाओ, है ना। इसमें लेकिन ना एक जो पॉइंट है वो ये है, देखो कई बार क्या होता है, एग्जाम में फंसा देता है। जो कैसे फंसाता है बताता हूँ। जैसे चलो इस बार हम चार वेक्टर, चार पॉइंट्स लेते हैं, लेट्स सी उसमें क्या कहानी बनती है। ठीक है, मान लो मैंने ये ले लिया, वेट वेट, मान लो मैंने ये ले लिया, समथिंग लाइक दिस। ठीक है ना। अब मैंने आपसे कहा कि भाई Z1 Z2 Z3 Z4 को रिलेट करो, है ना। अब जब यहाँ पे रिलेट करना, तो बच्चे तो पहले समझ ही नहीं पाते रिलेट कैसे करें इसको। तो आप सबसे पहले क्या करा करो, आप सबसे पहले टक 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 इसको आगे बढ़ाया, टक 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 इसको आगे बढ़ाया, और आपने देखा ये एंगल थीटा आ रहा है। बस यही आपको चाहिए। अगेन बढ़िया से एक वेक्टर बनाया, बढ़िया से एक वेक्टर बनाया, बस इसको रोटेट कर देना। तो क्या रोटेट करोगे? Z2 माइनस Z1 अपॉन इसका लेंथ, किससे मल्टीप्लाई कर दो? ई पावर आयोटा थीटा से। देन यू शुड गेट Z4 माइनस Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3। बस ये रोटेशन का फंडा है। आई होप इट इज क्लियर, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल अगर देखें इसमें रोटेट करके कि क्या बनाना है, कैसे बनता है, देखो। जैसे मान लो, मान लो कुछ ऐसा केस हो रहा है, ऐसे समथिंग लाइक दिस। ठीक है, मान लो ऐसे दे रखा है, Z1 Z2 Z3 Z4 आर, ठीक है, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। ये वर्ट स्क्वायर ले लो, वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड एल, है ना, एल। अब देखो इनको इनको ओपन क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू रिलेट देम।
तो पहली बात है ना, देखो बेटा, जैसे Z1 Z2 Z3 Z4 वर्टिसेस इन ऑर्डर ना, इन ऑर्डर लिख लो। तो मतलब कंसेक्यूटिव में, ऐसा नहीं कि किसी को भी Z1 बोल दिया किसी को भी Z2 बोल दिया, ऐसा नहीं है। Z1 Z2 Z3 Z4 इन ऑर्डर। अब पॉइंट ये है मेरे बेटा, पहली बात है ना कि जैसे जैसे से Z1 Z2 Z3 Z4 बोला है तो उसने फिगर बना के नहीं दिया है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि Z1 Z2 Z3 Z4 इस तरीके से हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है ना, या ऐसा भी हो सकता है। अगर एग्जाम में कुछ मेंशन नहीं कर रखा, देन यू हैव टू मेक बोथ केसेस एंड देन यू नीड टू एनालाइज देम, है ना। एंड ऐसा हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी हो जिससे समथिंग इज रूल्ड आउट, बट अदरवाइज यू कैनॉट से कि ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो बहुत छोटा सा रोटेट रोटेट करके देख लेते हैं। जैसे मान लो आपने इसको रोटेट करा, तो ये लेंथ एल था, तो ये लेंथ कितना होगा, L√2। ये तो हर किसी को पता होता है एंगल कितना होगा, π/4। तो मान लो इफ आई प्लान टू रोटेट दीज टू, है ना, तो कैसे करोगे। एंड इसको बोल दो इनिशियल। क्या ऊपर वाले को इनिशियल बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो Z1 माइनस Z2 अपॉन इसका लेंथ, कितने एंगल से रोटेट कर रहे हो, π/4, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, दैट शुड गिव यू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। खत्म क्वेश्चन। ठीक है, ये आ गया रोटेशन का फंडा खत्म। अगर मान लो ये फिगर है, लेट्स ट्राई टू रोटेट अदर से समथिंग लाइक दिस। मान लो आपसे कहा जाएगा रोटेट करो, लेट्स मेक कुछ डिफरेंट फिगर बनाते हैं। चलो एक बार इसको रोटेट करते हैं और एक बार से समथिंग लाइक दिस इसको रोटेट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। फंडा वही है अभी भी, है ना, ऐसा नहीं कुछ अलग चेंज हो गया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, फंडा अभी भी वही है। तो कैसे होगा देखो। अगेन सबसे पहले ईमानदारी से अपन क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखेंगे। क्या आएगा इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, Z4 माइनस Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3। ठीक है, दो बार माइनस लग गया, पार्डन दैट। फिर एक वेक्टर ऐसा आ रहा है, टक 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 टक, ठीक है, ये वाला डायरेक्शन है। और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या बन रहा है, सॉरी माय मिस्टेक, Z3 माइनस Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1, राइट। अब चलो इसको इस बार इनिशियल बोल देते हैं ना। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री था, π/4 था, तो ये पूरा एंगल कितना होगा, 3π/4। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे इनिशियल वेक्टर। क्या इनिशियल वेक्टर है, Z3 माइनस Z1 है ये ना, अपॉन मॉड ऑफ Z3 माइनस Z1। इसको रोटेट करना है 3π/4 से, मगर रोटेशन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज है ना, तो नेगेटिव साइन आपको टांगना पड़ेगा। इट इज Z4 माइनस Z3 अपॉन मॉड ऑफ Z4 माइनस Z3। बस ये आंसर है। आई होप ये वीडियो समझ में आ गया होगा ना। एग्जाम्पल खुद से प्रैक्टिस करो ना। आई विल सी, अगर मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें आई विल टेक कपल ऑफ मोर एग्जांपल्स, ताकि चीज़ें आपको थोड़ी और क्लियर हो जाए, है ना। बट इसमें एक पॉइंट कहना चाहूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप एरो कैसे बनाते हो, इट हार्डली मैटर्स, है ना। एरो कैसे बनाते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैटर ये करता है कि एरो बनाने के बाद आप उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिखो, है ना। और फिर आप देखो कि आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है, दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एंगल चेंज हो जाएगा बस। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हो तो जितना एंगल से रोटेट कर रहे हो पॉजिटिव ले लेना। अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने मान लो 60 डिग्री से क्लॉकवाइज रोटेट करा है, तो 60 डिग्री तो लिखोगे ही, मगर साथ में अपनी तरफ से माइनस साइन टांग देना, ताकि ये पता लग जाए कि वो आपने क्लॉकवाइज रोटेट करा है ना। बस इतना ही है। आई होप इट इज क्लियर। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।